आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक मामले की सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई कर रही थी जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की पीठ, जिसमें मुद्दा ये था कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, क्या उनमें भी जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी अनिवार्यता को लागू किया जाना चाहिए या नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा एक कानून बनाया जिसमें जो नॉन माइनॉरिटी संस्थाएं हैं उनमें कंपल्सरीली जो टीचर काम करेंगे उनको टेट पास किया हुआ होना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और यह मांग की गई कि चूंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 समानता और नागरिकों के अधिकार के तहत राइट टू एजुकेशन को सभी संस्थाओं में लागू करने की बात करते हैं, तो फिर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इसमें छूट कैसे दी जा सकती है। इसको लेकर विरोधियों ने कहा कि आर्टिकल 30 के तहत जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होती हैं उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होता है अपने मजहब या रिलीजन की शिक्षा देने का। इसलिए न तो वो आरटीई के तहत आते हैं और न ही टीईटी वाला ये जो लॉ है उनके ऊपर लागू होना चाहिए। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता की एक और पीठ ने अभी पिछले दिनों एक केस आया था, उसमें ये कहा था कि जो प्रमाती एजुकेशन वाला केस था सुप्रीम कोर्ट में 2014 का, जिसमें 5 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं यानी कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में राइट टू एजुकेशन लागू नहीं होता है। इसके आधार पर जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं जिनके लिए क्वालिटी एजुकेशन फ्री और इक्वली होनी चाहिए, वो उससे वंचित हो गए थे। और उस फैसले पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने सवाल उठाया और ये कहा कि इसकी पुनर्व्याख्या इसका वो पुनर्विचार होना चाहिए। अब इसी बात को आधार बनाते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता की इस पीठ ने मामले को भारत के सीजीआई के द्वारा सुने जाने के लिए प्रस्तावित कर दिया है। अब ऐसा होना एक तरीके से जस्टिस बीआर गवई के लिए धर्म संकट पैदा करने वाला है, क्योंकि अभी पिछले दिनों जब उनके सामने खजुराहो के मामले में एक याचिकाकर्ता ने मूर्ति के सर को जोड़ने की बात उठाई थी, तो उन्होंने ये कह दिया था कि जाओ और भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि वो इसमें कुछ करें। यहां जो मामला है वो टीईटी का मामला है और अल्पसंख्यक संस्थाओं का मामला है। ये असली तौर पर अब रिटायरमेंट से पहले सीजेआई की बहुत कड़ी परीक्षा होने वाली है। हालांकि वो इसमें रास्ता निकाल सकते हैं, वो अपने रिटायरमेंट से पहले इस मामले की अगर सुनवाई की परमिशन नहीं देते हैं, इसको सुनवाई के लिए नहीं लेते हैं, तो फिर वो इस मामले से बच जाएंगे। लेकिन अगर वो इस मामले में सुनवाई करते हैं तो फिर उनके ऊपर एक बड़ा प्रश्न होगा कि जिस तरीके से अब तक उन्होंने सनातन धर्म से जुड़े हुए मामलों में टिप्पणियां की हैं, फैसले लिए हैं, क्या वो वास्तव में संविधान को सर्वोच्च मानते हुए इस मामले में टीईटी का रूल अल्पसंख्यक संस्थानों में भी लागू करने की डिसीजन देंगे या नहीं। साथ ही साथ वो इस मामले की सुनवाई किस तरीके से करेंगे, क्या वो यहाँ पर अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार वाले फॉर्मूले को यहाँ लागू करने के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई देंगे, या फिर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए आर्टिकल 30 का सहारा लेने वाले जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं जिन्हें प्रमाती एजुकेशन वाले मामले में एक तरीके से छूट दे दी गई थी आरटीई के तहत, वो अब उसमें आएंगे।
यानी बहुत बड़ा एक मामला फंस गया है सीजीआई के लिए। सीजीआई अब तक बचते नजर आ रहे थे, बड़ी आसानी से वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देश में ही नहीं, विदेशों में जाकर भी वो संविधान की सर्वोच्चता के तमाम बातें कर रहे थे। बुलडोजर बुलडोजर भी कई जगह वो करते हुए नजर आए, जबकि बुलडोजर का जो फैसला था, उनके उसी फैसले की वजह से पूरे देश में बुलडोजर चलने का रास्ता साफ हो गया था। उन्होंने केवल उस बुलडोजर वाले फैसले में ये कहा कि आप लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके ही बुलडोजर चला सकते हैं, और जो सरकारी जमीनें हैं, जो नदियों की जमीनें हैं, जो तालाबों की जमीनें हैं, जो पंचायत की जमीनें हैं, जो नगर पालिका की जमीनें हैं, उन पर अगर कोई अवैध निर्माण है तो उसके लिए तो नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने ये गाइडलाइन दी थी और उसका फल ये हुआ, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, सब जगह बुलडोजर चलने लगे और अवैध संपत्तियों को ढहा दिया गया। क्या उनका ये फैसला जो आरटीई को लेकर होगा, वो भी देश के फायदे के लिए साबित हो सकता है। हालांकि बाद में जाकर वो इस पर भी बात कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद में, लेकिन अब उन्हें, अगर वो इस फैसले से बचते हैं तो ये माना जाएगा कि वो अल्पसंख्यकों के मामलों की सुनवाई से इसलिए पीछे हटे क्योंकि वो उनसे टकराव नहीं चाहते थे। जिस तरीके से वो बुलडोजर की चर्चा करते हैं, उससे उन पर आरोप लगते हैं कि वो इसके द्वारा अपीजमेंट करते हुए नजर आते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, फिर एक बड़ा सवाल और पैदा होता है कि स्कूलों में पढ़ाने के लिए तो आप टीईटी को कंपलसरी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ न्याय का जो क्षेत्र है, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जजों के लिए कोई ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं है। जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, उसमें पढ़ाने के लिए, लेक्चरर, प्रोफेसर बनने के लिए नेट का टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऐसा ही टेस्ट, लीगल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, जिसके बाद अगर कोई व्यक्ति उसे पास कर लेता है, चाहे वो वकील होता है, चाहे जज होता है, उसको हाई कोर्ट में जज बनाए जाने या सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाने की योग्यता मिल जानी चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, भाई भतीजावाद के तहत, चेलापंथी के तहत तमाम डायनेस्टियों से आने वाले वकीलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर देते हैं और कह देते हैं कि इनके पास विशिष्ट योग्यता है। वो विशिष्ट योग्यता क्या होती है, वो लोग रिटायर भी हो जाते हैं, उसके बाद तक भी लोग समझ नहीं पाते हैं। और उस विशिष्ट योग्यता के आधार पर चुने जाने वाले जज कैसे कैसे फैसले लेते हैं, वो तो पारदीवाला और महादेवन टाइप के जजों के फैसलों से ही समझा जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि टीईटी के लिए तो आप सुनवाई कर रहे हैं, फिर जुडिशियल एग्जाम या जुडिशियल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? जजों के लिए ऑल इंडिया कंपटीशन क्यों नहीं होना चाहिए? जबकि जजों के पास तो सबसे ज्यादा विशिष्ट योग्यता होनी चाहिए और वो प्रमाणित भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 जजों का कॉलेजियम कह दे कि इनके पास विशिष्ट योग्यता है और ये पूरा देश मान ले। कई बार तो ऐसा होता है कि उस 5 जजों के कॉलेजियम में से भी 1-2 जज उस जज का विरोध कर रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज उसके नाम पर विरोध में होते हैं। उसके बावजूद कॉलेजियम में 2-3 लोगों की दबंगई की वजह से वो व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाता है या चीफ जस्टिस बन जाता है हाई कोर्ट का, और बाकी लोग चुपचाप देखते रह जाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहां सारे फैसले लोकतांत्रिक तरीके से क्यों नहीं होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, उनके बीच अगर किसी जज को चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश हो रही है, हाई कोर्ट से किसी को सुप्रीम कोर्ट प्रमोट करने की बात हो रही है, तो फिर उसमें भी लोकतांत्रिकता क्यों नहीं होनी चाहिए? सभी जजों की राय क्यों नहीं ली जानी चाहिए? और फैसला बहुमत से क्यों नहीं होना चाहिए? इस पर भी विचार सीजीआई को करना चाहिए। वो ऐसा करेंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं है,
लेकिन ये जो मामला अब उनके लिए आगे बढ़ा दिया गया है, उनकी परीक्षा की घड़ी है। अगर वो इसकी सुनवाई करते हैं तब भी पता चलेगा कि वो किस तरीके से सनातन वाले मामलों पर सुनते थे और इस मामले में क्या रखते हैं। और अगर वो इस मामले को टाल देते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि वो सीधे तौर पर उन वर्गों से टकराव नहीं चाहते हैं जिनको सुनाने के लिए वो बुलडोजर बुलडोजर कहते हुए अपने भाषणों में अक्सर नजर आते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। टिप्पणियों में शाब्दिक मर्यादा को बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब हाइप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।